हाँ जी, फाइनली हम इसको रेंडर करने लगे हैं, एनिमेट करने लगे हैं और ये कोर्स ख़त्म होने वाला है। बहुत मज़ा आया आप सबके साथ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ना क्विक प्रीव्यूइंग के लिए ईवी में चला गया हूँ, ठीक है, ताकि हम रिजल्ट भी प्यारा प्यारा देखें और एनिमेशन भी जो है जल्दी जल्दी से करें, क्योंकि आपको पता बर्फ़ है। No, God, please, no, no! अच्छा यार भाई, पुराना हो गया जोक। एनिमेशन में हमने क्या करना है, एक कैमरा को हमने ऐसे मूव होता दिखाना है, ठीक है जी। और ये वाला जो कैन है ना, ये रोल होता 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 ऐसे आके यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ शेडर एडिटर की जगह हम लोग टाइमलाइन खोल लेते हैं, क्योंकि टाइमलाइन में सारी एनिमेशन होगी। और अगर आप लोगों ने पहले कभी एनिमेशन नहीं की तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जितना बेसिक हो सकता है उस तरह से समझाऊँ। बाकी जिन्होंने की हुई है वो इजीली इसको फॉलो कर लेंगे। अच्छा, एनिमेशन में ना की फ्रेम्स बहुत ज़रूरी हैं। की फ्रेम डलता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आय दबाना, और आपने बताना कि लोकेशन, रोटेशन, स्केल, भाई किस चीज़ पे की फ्रेम लगा रहे हैं, ठीक है। की फ्रेम बेसिकली आप कह लें पॉइंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने स्कैन पे क्लिक किया, यहाँ पे की फ्रेम में लोकेशन, रोटेशन, स्केल तीनों पे लगा दिया और मैं कुछ फ्रेम्स आगे चला जाता हूँ। हम यहाँ पे 50 पे चले जाते हैं, ठीक है। और इसको मैं सिंपली मूव कर देता हूँ यहाँ पे। अब अगर तो मैं टाइमलाइन छेड़ दूंगा तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये पॉइंट सेव हो जाए, तो यहाँ पे भी हमने आए और लोकेशन, रोटेशन, स्केल पे की फ्रेम लगा देना। टाइमलाइन में आप देख सकते हैं ये आइकॉन्स जो हैं आपको बताते हैं आपके सीन में कहाँ कहाँ पे की फ्रेम्स हैं। तो एक की फ्रेम हमने लगाया 0 पे, एक हमने लगाया 50 पे। अब ब्लेंडर क्या करता है, ब्लेंडर खुद ही कैलकुलेट करता है इसके बीच का मोशन क्या होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे हमने की फ्रेम लगाया था, ब्लेंडर अब उस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है। की फ्रेम एसेंशियली ये होता है कि आपने यहाँ पे एक पॉइंट बताया, यहाँ पे एक पॉइंट बताया, ब्लेंडर को बताया भाई कितना टाइम है बीच में, और ब्लेंडर फिर ऑटोमेटिकली आपको एनिमेट कर देता है, ठीक है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, ये हमारा क्लोजिंग शॉट है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एंड पे कहीं की फ्रेम लगाते हैं, ठीक है। तो विजुअली अपने दिमाग में प्ले करें, अच्छा भाई एनिमेशन ऐसे होगी, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तीसरे सेकंड पे आके रुक जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन का जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 24 फ्रेम्स पर सेकंड। 25 भी होता है, 30 भी होता है, हम इसको 25 के तौर पे करते हैं, ठीक है। और 25 के तौर पे हम देखें तो 3 सेकंड्स बनता है 75 पे। तो यहाँ पे मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस पे की फ्रेम लगा रहा हूँ, लोकेशन, रोटेशन, स्केल पे। और सिंपली अब स्टार्टिंग वाला जो फ्रेम है ना 0, यहाँ से शुरू होगी एनिमेशन, तो इसको हम मूव कर लेते हैं पीछे को इधर, और R Z Z, इसमें हम थोड़ा सा कैन को उल्टा घुमाते हैं, क्योंकि फिर ये ऐसे घूमता हुआ आएगा ना। और यहाँ पे भी अब हमने लोकेशन, रोटेशन, स्केल पे की फ्रेम लगा देना। तो इधर व्यूपोर्ट में देखते हैं क्या रिजल्ट आया, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कैन रोल होता होता यहाँ पे आके रुक गया। ये है हमारी बेसिक एनिमेशन, लेकिन हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं ग्राफ एडिटर के थ्रू, ठीक है। तो ग्राफ एडिटर क्या होता है भाई, यहाँ पे खोलते हैं, इधर चलते हैं ग्राफ एडिटर में। अच्छा, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है ना, ये उनके लिए बहुत आसान होता है। स्पीड टाइम ग्राफ्स अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो फिर इससे आसान चीज़ आपके लिए है ही नहीं एनिमेशन में, ठीक है। बेसिक मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो आप ये याद कर लें, बहुत आसान होगा। ये हमारा वाई एक्सिस है, ऐसे ही है, और इधर हम ग्रीन से बना देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है। जब भी कोई भी लाइन यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हो रही है ना, तो वो ऑब्जेक्ट तेज हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। और जब भी कोई लाइन जेड एक्सिस के साथ पैरेलल हो रही है ऐसे, तो वो आहिस्ता हो रहा है। और जो लाइन बिल्कुल सीधी है, कोई कर्व नहीं है उसमें, वो बिल्कुल लीनियर है, उसमें किसी किस्म की स्पीड में ना कमी आ रही है ना ज़्यादती हो रही है स्पीड की, वो एक कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है।
तो सिंपली इसको समझने के लिए ना मैं यहाँ पे एक स्फीयर बनाता हूँ, इस पे जूम इन करते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने एक की फ्रेम लगाया और यहाँ पे 50 पे मैं इसको इधर मूव करके एक की फ्रेम यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये ग्राफ हमारे पास बन रहा है। ये ग्राफ सेलेक्ट करके अगर आप नम पैड पे डॉट का बटन दबाएंगे ना तो फिर ऐसे जूम इन हो जाता है। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया, इसको मैं कर देता हूँ y के साथ पैरेलल। इन दोनों सिलेक्टेड हैं तो एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, इसको ऐसे y के साथ आप देख रहे हैं मैं पैरेलल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग नोट कीजिएगा कि ये स्टार्ट स्लो होगा और एंड बहुत तेज होगा। ये देखें, ठीक है जी। ये होता है जब y के साथ पैरेलल हो रहा है। और इसी तरह अगर ये z के साथ पैरेलल होने लग जाए ऐसे, तो आप देखना ये स्टार्ट बहुत तेज होगा और स्लो बहुत एंड हो और एंड बहुत स्लो होगा। ये देखें, ठीक है। तो स्टार्ट बहुत तेज था और एंड बहुत स्लो था। अब ये समझाने का मकसद ये था कि मैं जो कैन है ना चाहता हूँ कि ये इसकी मूवमेंट भी स्टार्ट में तेज हो और आहिस्ता से यहाँ पे रुक जाए फाइनल अपनी पोजीशन पे। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं हमने कहाँ कहाँ पे की फ्रेम लगाए हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई पे की फ्रेम है, डॉट दबाते हैं, ये बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। तो खाली एक्स पे दबाया, डबल क्लिक किया और डॉट दबाया, तो ये ऐसे एक्सपेंड हो गया। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट थोड़ा तेज़ हो और एंड थोड़ा स्लो हो, इसीलिए इसको z के साथ पैरेलल कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह y एक्सिस का जो ग्राफ है इसको छेड़ते हैं, तो हम इसका स्टार्ट तेज करेंगे और एंड पॉइंट ये स्लो करना है, ठीक है। और लास्टली इसकी रोटेशन, तो रोटेशन देखते हैं भाई किधर है, रोटेशन किधर है, ठीक है। तो हमारी रोटेशन थी ये y पे, तो इसी तरह इसको स्टार्ट तेज और इसकी एंडिंग ये स्लो कर देनी है। तो एक दफ़ा एनिमेशन प्ले करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं तेज आया और स्लोली यहाँ पे आके रुक गया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अब सेकंड एनिमेशन है हमारे कैमरा की, तो यहाँ पे कैमरा देखते हैं भाई कहाँ है हमारा, ये कैमरा है। तो सिंपली जिस तरह हमने 75 पे लगाया ना उसी तरह 75 पे हम की फ्रेम लगा रहे हैं और इधर 0 पे आ रहे हैं भाई। और 0 पे हम क्या करते हैं, कैमरा को लॉक करते हैं व्यू के साथ, इसको मूव करते हैं ऐसे, और यहाँ पे भी हम एक की फ्रेम लगा लेते हैं। तो रेंडर व्यू में चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, और इस तरह की एनिमेशन हमारे पास ये बन रही है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि कैमरा जो है ना पहले पोजीशन में आ जाए और बाद में भी हम इसको थोड़ा सा रोल होता देखें। उसके लिए मैं क्या करूँगा, हम टाइमलाइन में चलते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे ड्रैग कर लेते हैं। तो 2 सेकंड के अंदर अंदर कैमरा हमारा पोजीशन में आ जाएगा और हम इसको रोल होता भी देखेंगे, ठीक है। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। एक इशू बस मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि हमारा बैकड्रॉप जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिपिंग हो रही है, तो उसके लिए हम चलते हैं साइकिल्स में, ये बैकड्रॉप को हम स्केल करते हैं ऐसे, और देखें अब ये भी बिल्कुल पीछे डार्क है, तो इस एंगल पे भी मैं एक लाइट ऐसे ड्रैग करके सिंपली इसके पीछे रख रहा हूँ ताकि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फोकस रहे।
इसका रेडियस भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती, आपने हमेशा कोई इश्यू आ जाए तो कोई मसला नहीं, उसको टैकल करना है। तो रेडियस थोड़ा कम, और यहाँ पे हम थोड़ा सा येलो कर लेते हैं, क्योंकि क्यों नहीं भाई, कर सकते हैं। तो अब एनिमेशन प्ले करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत मज़े का भाई रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। अच्छा, और यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें यहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं है, ठीक है, इस फोरग्राउंड में। तो टॉप व्यू में चलते हैं, बर्फ़ का कोई मॉडल सेलेक्ट करते हैं, और कैमरा किधर है हमारा, ये कैमरा है, ठीक है। तो ऑल्ट डी, ऐसे बर्फ़ लेके आते हैं भाई, और बर्फ़ बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रोटेट भी करें, रैंडमनेस भी दें, इधर भी बीच में बर्फ़ दें। तो ये वाला फ्रेम भी जो है हमारा बहुत अच्छा लगना चाहिए। इधर भी बर्फ़ डालते हैं एक और अब जो मज़े की चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ना, वो ये है कि हमने लोकेटर बनाया था ना डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए। तो कैमरा बेसिकली इस लोकेटर को ट्रैक कर रहा है, ऐसे ही है। हम क्या करते हैं भाई, मैं ज़रा बर्फ़ साइड पे कर लूँ, यहाँ रख के इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखें, अगर मैं इस लोकेटर को भी एनिमेट करूँ, ठीक है, तो कैमरा पोजीशन में आ गया, यहाँ पे लोकेटर पे लगाते हैं की फ्रेम फाइनल शॉट पे, बल्कि इससे थोड़ा सा आगे, कि कैमरा जब पोजीशन में आ जाए ना उसके बाद भी थोड़ा सा फोकस में कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ हम 65 पे की फ्रेम लगाते हैं लोकेटर पे, और 0 पे चलते हैं, और इधर हम रखेंगे लोकेटर को इस बर्फ़ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी फोकस यहाँ पे, और जैसे ही मैं ईवी में प्ले करता हूँ ताकि बेहतर रिजल्ट नज़र आए, ये देखें जैसे ही मैं प्ले करूँगा, ओहो, देखा मैंने लोकेटर पे की फ्रेम नहीं लगाया था तो वो ज़ाया हो गया। इसको दोबारा पोजीशन पे रखते हैं, और इधर की फ्रेम लगाते हैं, लोकेशन रोटेशन स्केल। अब देख ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो भाई बहुत बहुत मज़े का रिज़ल्ट है। साइकिल्स में एक दफ़ा चलते हैं। अच्छा, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके रेंडर को कितना टाइम लगेगा। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हम पहले यहाँ पे एक सैम्पल रेंडर लेंगे, उसके लिए F12 दबाते हैं, और ये रेंडर होने का वेट करते हैं। A few moments later. तो सैम्पल रेंडर आप देख सकते हैं, इसको टाइम लगा 31 सेकेंड्स। लेकिन आप देखें डिनॉइज़ होने से पहले इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर सीन में नॉइज़ क्रिएट होती है, और अगर आप डिनॉइज़र पे बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे ना, तो थोड़ी सी आपकी स्क्रीन में फ्लिकरिंग हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि तो ये एक रफ रेंडर है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इस सैम्पल रेट पे कर लूँगा, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि सैम्पल थोड़े ज़्यादा रखें ताकि आपके फ्लिकरिंग जो है कम से कम हो। तो देखें 31 सेकेंड्स लगे इस एक फ्रेम को, और हमारे सीन में टोटल फ्रेम्स हैं, यहाँ पे देखें 75 तक एक एनिमेशन है ना, तो 75 फ्रेम्स है हमारी एनिमेशन में टोटल। तो हम सिंपली क्या करेंगे भाई, कैलकुलेटर खोलते हैं, और यहाँ 31 इंटू 75 इतने सेकंड्स हैं, 60 पे डिवाइड किया इतने मिनट हैं, तो 40 मिनट में पूरी एनिमेशन तैयार हो जाएगी। नॉट बैड। अच्छा, और रेंडरिंग के लिए मैं आप लोगों को एक टिप दूं, वो ये है कि इधर आउटपुट में ना आप लोग PNG की फॉर्म में रेंडर करें। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान है भाई, लाइट जा सकती है, आपका रेंडर बीच में कहीं भी स्टॉप हो सकता है। PNG में ये होता है आपके पास इस तरह सीरीज ऑफ इमेजेस आती हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे भाई 40 तक रेंडर हुआ था, मैं इतना डिलीट कर देता हूँ। 40 तक रेंडर हुआ था भाई, और 100 की एनिमेशन थी। तो आपने क्या करना है भाई, आपने सिंपली ब्लेंडर में वापस जाना है, और यहाँ स्टार्ट फ्रेम में 40 लिख देना है। तो फिर 40 से ऑनवर्ड्स आपकी एनिमेशन दोबारा रेंडर होगी, और सब कुछ बढ़िया बढ़िया काम करेगा। अगर आप यहाँ पे वीडियो आउटपुट करेंगे ना, मतलब आप इसको कर देते हैं ये वाली MP4 हाँ, अगर आप इसमें रेंडर करते हैं तो पहली बात तो यह कि आपको रिजल्ट मिलेगा रेंडर के बाद,
ठीक है, आपकी सेटिंग ठीक थी गलत थी वो आपको एंड पे पता चलेगा, और अगर बीच में कुछ मसला हो गया बंद हो गया तो फिर वो सब कुछ ज़ाया है। तो भाई मैं तो इसको PNG में रेंडर कर रहा हूँ। यहाँ पे अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन दें आप लोग, जहाँ पे भी सेव करना है, और लोकेशन देने के बाद सिंपली यहाँ रेंडर और रेंडर एनिमेशन कर दें या कंट्रोल 12 दबा दें। तो मिलते हैं रेंडर के बाद। अच्छा भाई, तो रेंडर हो गया और मैंने ना आखिरी फ्रेम सेट ही नहीं किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सेटिंग आप लोग ध्यान से कीजिएगा, ये स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम, ठीक है, ये 75 पे एंड करना था जो कि मैं करना भूल गया हूँ, और मैंने 228 फ्रेम रेंडर कर लिए हैं। तो ये मैं 75 तक कर लेता हूँ। तो अब 75 तक हमारा रेंडर। चलते हैं प्रीमियर में, और यहाँ पे सिंपली फाइल इंपोर्ट, और इधर जब आप पहली इमेज सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे इमेज सीक्वेंस की ऑप्शन होगी, इसको टिक कर देना है और सिंपली ओपन। अच्छा, क्योंकि हमने बनाई थी 25 फ्रेम पर सेकंड पे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा और मॉडिफाई इंटरप्रेट फुटेज, इधर भी हमने इसको, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट 30 होता है, तो अज्यूम दिस फ्रेम रेट पे हमने 25 कर देना है। तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और प्ले करके देखें जी। तो ये आपकी एनिमेशन तैयार है। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ है जो कि रेस्टिंग पीरियड मुझे अच्छा लगता हो। तो वैसे तो मैंने 228 फ्रेम किए थे, मैं डाल देता तो रेस्टिंग पीरियड आ जाना था, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग टाइम बचा सकते हैं। तो सिंपली अपनी एनिमेशन का लास्ट फ्रेम जो है ना उसको अपनी वीडियो के एंड पे ऐसे डाल दें, और देखें आपको कौन सा रेस्ट पीरियड कितना अच्छा लग रहा है। तो ये ओके है, यहाँ पे मैं एनिमेशन को कट कर रहा हूँ। अब बस सिंपली इसको अपनी पसंद की जगह पे आप एक्सपोर्ट कर लें, कंट्रोल M दबाएं और इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर लें। अच्छा, अगर ये आप लोग यहाँ पे ज़रा नोट करें ना, इस एरिया में जहाँ पे माउस है, तो देखें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी जो है ना फ्लिकरिंग हो रही है। वो इसलिए हो रही क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा था और मैंने सैंपल बहुत कम यूज़ किए हैं, तो वैसे इतना नोटिसेबल नहीं है। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, सैंपल्स अपने बढ़ा लीजिएगा। इसी के साथ हमारा कोर्स जो है वो ख़त्म हो चुका है। कोर्स आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।